नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी गैर संवैधानिक संस्थाओं की सीरीज का 5वां लेक्चर है, या फिर आप कह सकते हैं कि सांविधिक संस्थाओं की सीरीज का 5वां लेक्चर है। आज का जो हमारा विषय है वो है लोकपाल। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज के थ्रू ये पूछा कि सर लोकपाल तो हमारे सिलेबस में दिया ही नहीं है। तो याद रखिए, आपकी जो एमपीपीएससी की जो प्री की यूनिट 10 है, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक व सांविधिक संस्थाएं, उसमें आखिरी विषय लिखा है खाद्य संरक्षण आयोग, और उसके बाद लिखा है इत्यादि। और जहां पर इत्यादि जैसे शब्द लिखे हों वहां पर किसी भी प्रकार के आयोग से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और दूसरा कि अगर हम अदर स्टेट की एग्जाम की बात करें, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो वहां पर तो स्पष्ट उल्लेख किया ही गया है लोकपाल का। और यूपीएससी के अंदर शिकायत निवारण तंत्र या फिर नागरिक और प्रशासन जैसे विषयों के अंदर लोकपाल को पढ़ना जरूरी है। और इसके साथ साथ वर्तमान में ये करंट अफेयर्स का भी विषय है, क्योंकि अभी भारत के जो पहले लोकपाल हैं पिनाकी घोष, उनकी नियुक्ति हुई है। और अभी मार्च 2020 में लोकपाल के पास कैसे शिकायत की जा सकती है, तो उसकी कार्मिक मंत्रालय ने, डीओपीटी ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं। तो ये 4 अक्टूबर को जो यूपीएससी का प्री होने वाला है उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, ये व्यक्ति हैं आपके पिनाकी घोष, जो कि भारत के पहले लोकपाल है। तो हम महात्मा गांधी के एक स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, सच्चा स्वराज थोड़े से लोगों द्वारा सत्ता हासिल कर लेने से नहीं, बल्कि जब सत्ता का दुरुपयोग हो तब सब लोगों द्वारा उसका प्रतिकार करने की क्षमता जगाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो यह स्टेटमेंट आपको निबंध के रूप में काम आ सकता है कि महात्मा गांधी का यह कहना था कि स्वतंत्रता या सत्ता का मतलब यह नहीं है कि कुछ लोगों ने उसे कब्जा कर लिया है और वो स्वतंत्र हो गए हैं, बल्कि एक अच्छा लोकतंत्र, एक अच्छा सच्चा स्वराज वहां होता है जब कभी कोई अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करे और लोग इतने जागरूक हों कि वो उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकें, उसके खिलाफ शिकायत कर सकें। उसी को सच्चा स्वराज कहा जाता है। अब ये लोकपाल का जो विषय है, दरअसल वो नागरिक और प्रशासन के बीच का है, क्योंकि प्रशासन का काम है नागरिकों को उनकी समस्याओं को दूर करना और उनको सुविधाएं प्रदान करना। और नागरिकों का यह कर्तव्य है कि अगर उन्हें कोई समस्या है या कोई उनके साथ बुरा व्यवहार होता है, गलत होता है, तो वो उसकी शिकायत करें। तो ये इसी विषय से जुड़ा है। देखिए, लोकतंत्र की सफलता और सामाजिक आर्थिक न्याय, जो कि हमारी प्रस्तावना में मुख्य रूप से दिया है, इसका साकार होना इस बात पर निर्भर करता है कि नागरिकों की शिकायतों के समाधान कितनी जल्दी होता है। यानी हमारी डेमोक्रेसी, हम कितना भी कह दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारी प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है, लेकिन लोकतंत्र की सफलता या सामाजिक आर्थिक न्याय इस बात पर निर्भर करता है कि नागरिकों की शिकायतों का निवारण कितनी जल्दी से होता है। दुनिया भर में नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए 3 व्यवस्थाएं देखी जाती हैं। एक को हम बोलते हैं ओम्बुड्समैन या लोकपाल प्रणाली, दूसरे को बोलते हैं प्रशासनिक न्याय प्रणाली, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रॉइट कोर्ट सिस्टम, और तीसरे को कहा जाता है प्राधिकर्ता प्रणाली, द प्रोक्यूरेटिव सिस्टम। इसमें ओम्बुड्समैन प्रणाली या लोकपाल प्रणाली आपकी भारत और स्वीडन के अंदर प्रचलित है, प्रशासनिक न्याय प्रणाली आपकी फ्रांस में प्रचलित है, प्राधिकर्ता प्रणाली प्रोक्यूरेटिव सिस्टम यह आपके रूस के अंदर काफी ज्यादा प्रचलित है। और यहां पर हमें पढ़ना क्या है, ओम्बुड्समैन, क्योंकि ओम्बुड्समैन का ही हिंदी में अनुवाद है लोकपाल। यह लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसके अंदर हम बेसिक से शुरू कर बिल्कुल वर्तमान तक पहुंचेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा होगा। ओम्बुड्समैन का ही हिंदी अनुवाद या ओम्बुड्समैन को ही भारत के अंदर जिस नाम से संबोधित किया जाता है उसे कहा जाता है लोकपाल। अब ये लोकपाल क्या है, लोकायुक्त क्या है, इसे भी हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम ओम्बुड्समैन को समझते हैं। नागरिकों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए दुनिया की सर्वप्रथम लोकतांत्रिक संस्था स्कैंडिनेवियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बुड्समैन थी। यानी ओम्बुड्समैन संस्था
का निर्माण करने वाला पहला देश स्वीडन के अंदर 1809 में स्वीडन के अंदर सबसे पहले ओम्बुड्समैन की स्थापना। ओम्बुड्समैन क्या है? जो नागरिकों की शिकायतों का निपटारा करे, लोकतंत्र की सफलता में भागीदारी करे, भ्रष्टाचार को दूर रखे। वहीं अगर हम कॉमनवेल्थ देशों की बात करें, राष्ट्रमंडल देशों की बात करें, तो सबसे पहले 1962 में न्यूजीलैंड ने इसे अपनाया। वहां पर इसे ओम्बुड्समैन ना कहकर संसदीय जांच आयुक्त कहा जाता था, पार्लियामेंट्री इन्वेस्टिगेशन कमिश्नर कहा जाता था राष्ट्रमंडल देशों में। वहीं ग्रेट ब्रिटेन में व्हाइट रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर इसे 1967 में अपनाया गया। वहां पर इसे कहा जाता है संसदीय प्रशासन आयुक्त, पार्लियामेंट्री एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नर। वहां पर एमपी फिल्टर नाम की एक व्यवस्था चलती है जिसके माध्यम से लोग शिकायत करते हैं। और लोकतांत्रिक दुनिया के अंदर ब्रिटेन पहला बड़ा देश था। अगर हम विकासशील देशों की बात करें तो गुयाना 1966 में ओम्बुड्समैन विचार को अपनाया। नाम अलग अलग हो सकते हैं, है ओम्बुड्समैन। कहीं जगह से संसदीय जांच आयुक्त कह रहे हैं, कहीं हम संसदीय प्रशासन आयुक्त कहते हैं, तो भारत में इसे क्या कहते हैं? लोकपाल। अगर हम भारत में लोकपाल के इतिहास की बात करें तो सामान्यतः हम पढ़ते हैं कि हमारे यहां लोकपाल का इतिहास 1968 में जब लोकपाल बिल रखा गया या के.एम. मुंशी ने जब बात कही तब शुरू हुआ। लेकिन प्राचीन भारत के अंदर हर्षवर्धन काल के दौरान एक व्यक्ति हुआ करते थे, कलहन। उनकी किताब का नाम था राजत रंगनी। उस किताब के अंदर उन्होंने एक पद की व्याख्या की थी जिसका नाम था लोपाला। तो कुछ लोग कहते हैं कि स्वीडन में शुरू हुआ, लेकिन पूरी दुनिया में हमारा इतिहास सबसे प्राचीन है इस चीज को लेकर। कलहन की किताब राजत रंगनी के अंदर एक पद का नाम था लोपाला। उस लोपाला का काम यह था कि अगर आपको राजघराने से कोई भी दिक्कत है तो आप उस लोपाला के पास शिकायत कर सकते हैं। तो यह हमारा प्राचीन इतिहास है। लेकिन अगर हम लोकायुक्त शब्द की बात करें, वो तो लोपाला था। अगर हम लोकपाल या लोकायुक्त शब्द की बात करें तो ये एल.एम. सिंघवी ने पेश किया था। ये एल.एम. सिंघवी वही है जिन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की थी। तो ओम्बुड्समैन की जगह लोकपाल या लोकायुक्त जैसे शब्दों का उपयोग जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम था एल.एम. सिंघवी। आपसे पूछा जाए कि लोकपाल शब्द किसने दिया, तो एल.एम. सिंघवी ने दिया। आगे चलकर 1963 में यह अवधारणा स्पष्ट रूप से हमारे सामने आई और के.एम. मुंशी ने 1960 में संसद में, ये के.एम. मुंशी वही हैं कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के मेंबर, इन्होंने 1960 में संसद में पहली बार लोकपाल के मुद्दे को उठाया था। आगे चलकर 1966 के अंदर प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष बने मोरारजी देसाई। उन्होंने अपनी एक विशेष रिपोर्ट पेश की और वहां पर उन्होंने कहा कि नागरिकों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर दो अलग अलग पद होने चाहिए। केंद्र में नागरिकों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए लोकपाल होना चाहिए, राज्य में नागरिकों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए कौन होना चाहिए? लोकायुक्त। और किस प्रकार की शिकायतें? भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें। तो भारत के अंदर जो प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल या लोकायुक्त के गठन की बात कही थी, उन्होंने दो नमूनों पर आधारित करने की बात कही थी। एक स्वीडन वाला स्कैंडिनेवियन देशों का ओम्बुड्समैन और न्यूजीलैंड का संसदीय जांच आयुक्त के नमूने पर इसे गठित करने की सिफारिश की। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो लोकपाल या लोकायुक्त है वो किसके ज्यादा नजदीक है, तब आपको याद रखना है न्यूजीलैंड के संसदीय जांच आयुक्त के। क्योंकि जो स्वीडन के अंदर ओम्बुड्समैन है उसके क्षेत्राधिकार में न्यायपालिका भी आती है, लेकिन हमारे यहां लोकपाल के क्षेत्राधिकार में न्यायपालिका नहीं आती। इसलिए हमारा जो लोकपाल है वो न्यूजीलैंड के ओम्बुड्समैन, जिसे वहां पर संसदीय जांच आयुक्त कहा जाता है, उसके नजदीक माना जाता है। आगे चलकर प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश जो इंदिरा गांधी जी की समय सरकार हुआ करती थी, उन्होंने इस सिफारिश को स्वीकार किया और 9 मई 1968 में भारत में पहली बार संसद में, लोकसभा में लोकपाल विधेयक पेश हुआ। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहला लोकपाल बिल कब पेश हुआ, तो 9 मई 1968। कब? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय।
लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। लोकसभा से पारित हो गया था लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया, और इतने में लोकसभा भंग हो गई। वो थी चौथी लोकसभा, और जब कोई बिल लोकसभा से पारित हो जाता है और लोकसभा भंग हो जाती है तो वो बिल क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। आर्टिकल 107 लोकसभा में रखे गए या लोकसभा के द्वारा पारित बिल लोकसभा के भंग होने पर क्या हो जाते हैं, व्यपगत हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं। तो याद रखिए पहला बिल 9 मई 1968। उसके बाद 2011 तक लगभग 8 बार प्रयास किए गए। 1968, 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001। इन सन को आपको याद रखना है। मैं एक बार यूजीसी नेट के एग्जाम को हल कर रहा था, वहां पर इस प्रकार का सवाल पूछा गया था कि कब लोकसभा का बिल पेश नहीं हुआ। तो याद रखिए पहला पेश हुआ 1968 में, उसके बाद 8 बार प्रयास किए गए, फिर 2011 वाला ही बिल आगे चलकर 2013 में पास हो गया था। और इसके साथ साथ यह भी याद रखिए कि 2002 के अंदर एमएन वेंकटचलिया के अध्यक्ष में एक संविधान समीक्षा आयोग बना था, उसने भी लोकपाल और लोकायुक्त के गठन की सिफारिश की बात कही थी, और उन्होंने प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखने की बात कही थी। यानी जो लोकपाल है वो प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार की जांच नहीं करेगा। कई बार यूपीएससी में 4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उसमें इस प्रकार से पूछा जाता है, इसलिए मैंने नोट के रूप में इसे लिखा। आगे जाकर आप सभी जानते हैं कि अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत में पूरा आंदोलन किया। जब पूरा भारत एक साथ संगठित रूप में हमारे सामने आया, उस समय केंद्र में यूपीए यानी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तब फाइनली लोकपाल या लोकायुक्त विधेयक 2013 पारित हुआ। 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा से पारित हुआ, 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा से पारित हुआ, तो दोनों सदनों से पारित होने के बाद कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति ने 1 जनवरी 2014 को इसकी मंजूरी दी, और 16 जनवरी 2014 से लोकपाल लोकायुक्त विधेयक 2013, जिसको हम लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 कहते हैं, वो 16 जनवरी 2014 को पूरे भारत में लागू हो गया। लेकिन भारत के पहले लोकपाल की नियुक्ति 2019 में जाकर हुई। 5 साल लग गए हमें लोकपाल को सृजित करते करते। देखिए अब ये कुछ चीजें हैं जो आपके हिंदू न्यूज़पेपर में जो चीजें आपको याद रखनी है वो एक साथ दी गई हैं कि 1963 के अंदर सबसे पहले ये आइडिया ओम्बुड्समैन का हमारे संविधान में, हमारी संसद में रखा गया था के मुंशी के द्वारा। 1966 के अंदर भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र और राज्यों के स्तर पर लोकपाल और लोकायुक्त गठन करने की सिफारिश की। 1968 में पहली बार लोकपाल बिल पेश हुआ, 8 बार पेश हुआ 2011 तक। 2002 के अंदर एमएन वेंकटचलिया ने इस बात की सिफारिश की और प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की। 2005 में दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग बना, उसने भी लोकपाल के बिल को स्थापित करने की बात कही। 2013 में आप जानते हैं कि लोकपाल बिल पारित हुआ, और 2016 में इस लोकपाल बिल में संशोधन हुआ, और 2017 में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कि लोकपाल बिल एक डेड लेटर है, एक मृत पत्र है, क्योंकि आपने 2013 में लोकपाल बिल पारित हो गया, अब तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं की। तो 2017 के अंदर लोकपाल अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और 2019 में फिर जाकर हमने लोकपाल की नियुक्ति की। अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों हुआ, लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई, उसके बारे में हम आगे चर्चा करें। अब हम बात करते हैं लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। ये बहुत बड़ा अधिनियम था, इसको पढ़ने में मुझे आराम से 7-8 घंटे लगे, तब जाकर इस अधिनियम के अंदर जो सबसे प्रमुख प्रावधान थे जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो सकते थे उसको मैंने चूज किया। देखिए यह अधिनियम भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघ के लिए लोकपाल और प्रत्येक राज्य के लिए लोकायुक्त के गठन का प्रावधान करता है। यानी ये जो बिल है, ये जो अधिनियम है, ये सेंटर के लिए लोकपाल के लिए, राज्यों के लिए लोकायुक्त के गठन का प्रावधान करता है। लेकिन कुछ राज्यों में तो पहले से लोकायुक्त है, तो जिन राज्यों में पहले से लोकायुक्त है वहां पर गठन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन राज्यों ने अभी तक अपने यहां लोकायुक्त का गठन नहीं किया, तो यह अधिनियम कहता है कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से कौन सी थी, 16 जनवरी 2014 से 1 वर्ष के भीतर लोकायुक्त के गठन करने का प्रावधान करता है, जिन राज्यों ने अब तक इसे गठित नहीं किया। तो लोकपाल सेंटर में होता है, लोकायुक्त राज्यों में होता है। लोकपाल
सेंटर के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है, उसका पूरा भारत क्षेत्र दायरा होता है। लेकिन लोकायुक्त राज्य के स्तर के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है, जो केवल राज्य के स्तर पर काम करता है। हम लोकायुक्त को एक अलग वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, जहां पर हम मध्य प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यह अधिनियम पूरा का पूरा यहीं से मैंने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, देखिए इनेक्टमेंट डेट लिखी है 1 जनवरी 2014, यानी इस समय राष्ट्रपति के द्वारा इसे स्वीकृत किया गया। बिल का नाम क्या है? लोकपाल लोकायुक्त 2013। सेंटर और स्टेट के अंदर ये लोकपाल और लोकायुक्त के गठन की बात करता है। और ये किस मंत्रालय के अंदर आता है? ये कार्मिक मंत्रालय के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन। इसी को हम कार्मिक मंत्रालय कहते हैं। कार्मिक मंत्रालय के अंदर कई प्रकार के विभाग हैं, और कार्मिक मंत्रालय का एक विभाग है DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वो इसकी देखरेख करता है। आपकी यूपीएससी भी कार्मिक मंत्रालय के अधीन आती है, लेकिन कार्मिक मंत्रालय के अंदर भी किस विभाग के अधीन आती है? तो उसको याद रखिए, DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। इन्फोर्समेंट डेट लिखी है 16 जनवरी 2014। इन्फोर्समेंट डेट का मतलब ये पूरे भारत में कब लागू हुआ? तो ये 16 जनवरी 2014 से पूरे भारत में लागू किया गया। ठीक, अब हम इस अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ेंगे। देखिए, इस अधिनियम की उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोकपाल नामक एक निकाय की स्थापना की गई। लोकपाल का मतलब केवल एक व्यक्ति नहीं है, लोकपाल एक पूरी संस्था है, एक आयोग है, जिसमें एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। सामान्यतः हम लोकपाल का नाम पिनाकी घोष, प्रथम लोकपाल, वो लोकपाल के अध्यक्ष हैं। लोकपाल एक पूरी की पूरी संस्था, एक निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। देखिए, लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है, जिसका गठन एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्यों से मिलकर बनता है। और ये जो 8 सदस्य होते हैं, इसमें आधे जुडिशियल मेंबर होते हैं और आधे नॉन जुडिशियल मेंबर होते हैं। यानी एक अध्यक्ष होगा, 8 सदस्य होंगे, 8 में से 4 जुडिशियल होंगे और आधे नॉन जुडिशियल होंगे, गैर न्यायिक। और इन 8 में से आधे, कम से कम 50% SC, ST, OBC, माइनॉरिटी या महिलाओं से होने चाहिए। मतलब 8 में से 4 लोग कम से कम SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक या महिलाओं में से होंगे। अब हो सकता है कि एक SC से ले लिया जाए, एक OBC से, एक माइनॉरिटी से, एक महिला से, हो सकता है कि SC, ST से ले लिया जाए। इन श्रेणी में से ही आधे लोग होने चाहिए। ये देखिए, 27 मार्च 2019 इस समय लोकपाल और लोकपाल के जो मेंबर्स थे, उनकी शपथ समारोह हुआ था। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति आपके भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी घोष को उनके पद की शपथ दिला रहे हैं। अब देखिए योग्यता। लोकपाल संस्था का अध्यक्ष यानी लोकपाल होने के लिए क्या योग्यता है? 3 योग्यताएं। पहला, या तो वो भारत का रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे जो खूब योग्यता रखता है, खूब सत्यवादी है, जिसके पास भ्रष्टाचार निरोधी नीति, एडमिनिस्ट्रेशन का, बीमा का, बैंकिंग का, विजिलेंस का 25 वर्षों का विशेष अनुभव। तो लोकपाल बनने के लिए, लोकपाल का अध्यक्ष बनने के लिए 3 में से कोई भी एक योग्यता होनी चाहिए। या तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस, या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस, या फिर ये 25 वर्षों का अनुभव रखने वाला। तो ये है आपके जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। इनका जन्म आप देखेंगे 28 मई 1952 को हुआ। उसके बाद इन्होंने काफी लंबे समय तक हाई कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला। आगे चलकर ये सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के रूप में बने, और वर्तमान में ये बेशक भारत के लोकपाल हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रूप में भी एक सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। अब देखिए, लोकपाल में 8 सदस्य थे, 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक। अब जो 4 न्यायिक सदस्य होंगे वो कौन होंगे? या तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, या फिर किसी हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस। सदस्य कौन होगा न्यायिक सदस्य? 4। जो 4 लोग हैं वो 4 लोग कौन हो सकते हैं? इन दोनों में से कोई भी एक हो सकते हैं।
यानी इन दोनों में से दोनों योग्यता पूरी करते हैं, एक पूरी करते हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जो 4 जुडिशियल मेंबर होंगे उनकी योग्यताएं दी गई हैं, या तो वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हों या फिर वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस रहे। और गैर न्यायिक सदस्य कौन होंगे? याद कीजिए, लोकपाल की जो तीसरी योग्यता हमने पढ़ी थी अध्यक्ष की, वही असंदिग्ध सत्यनिष्ठा प्रकांड योग्यता का प्रख्यात व्यक्ति, जिसके पास भ्रष्टाचार निरोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, विजिलेंस, फाइनेंस, बीमा, बैंकिंग का कम से कम 25 वर्षों का विशिष्ट ज्ञान और अनुभव हो। ये आपके मेंबर्स हैं। जब शुरुआत में सेरेमनी हुई थी तब जुडिशियल के 4 पद भरे हुए थे, लेकिन वर्तमान में एक पद खाली है। क्योंकि पहले देखिए, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं झारखंड हाई कोर्ट के। जस्टिस अभिलाषा कुमारी, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट, और ये मणिपुर की पहली मुख्य न्यायाधीश है महिला। अगले हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट श्री जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी। तीनों के तीनों देखिए आप उच्च न्यायालय के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश हैं। नॉन जुडिशियल में देखिए, दिनेश कुमार जैन, अर्चना रामसुंदरम, महेंद्र सिंह, डॉक्टर इंद्रजीत प्रसाद गौतम, सब अपने अपने 25 वर्षों का विशेष अनुभव रखते हैं। यही जुडिशियल मेंबर्स, नॉन जुडिशियल मेंबर्स। अब सवाल ये तो हो गया कि कौन अध्यक्ष हो सकता है, कौन सदस्य होगा, क्या योग्यताएं होंगी। लेकिन आपका लोकपाल अधिनियम इस बात का उल्लेख भी करता है कि कौन अध्यक्ष या सदस्य नहीं हो सकता। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन लोकपाल का अध्यक्ष या सदस्य नहीं हो सकता। पहला, संसद का कोई सदस्य या विधानमंडल का कोई सदस्य, यानी सांसद या विधायक लोकपाल के ना अध्यक्ष हो सकते ना सदस्य हो सकते। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो किसी नैतिक मर्यादा से जुड़े किसी अपराध का दोषी हो, जो अनैतिक कार्य किया हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जिसकी आयु 45 वर्ष से कम की हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो पंचायत या नगर पालिका का सदस्य हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जिसे सेंटर या स्टेट की सिविल सेवा से बर्खास्त किया गया। तो यह साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि कौन अध्यक्ष व सदस्य नहीं होंगे। अगर हम नियुक्ति की बात करें, देखिए नियुक्ति तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति एक सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर करते हैं। यानी भारत के राष्ट्रपति लोकपाल की नियुक्ति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति लोकपाल को उसके पद की शपथ दिलाते हैं, लेकिन एक सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर। और सिलेक्शन कमेटी में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष सदस्य होते हैं, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता है वो भी सदस्य होते हैं। चौथे, या तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे या फिर उनके द्वारा नामांकित उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश। और चौथा जो सदस्य होगा, यानी 5वां मेंबर टोटल, जो ऊपर के 4 अध्यक्ष व सदस्य उनकी सिफारिशों के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित कोई विधि वेता सदस्य। जब हमारे पिनाकी घोष की नियुक्ति हुई थी उस समय नियुक्ति के अंदर कौन कौन था? ये देखिए, राष्ट्रपति आपको नजर आ रहे हैं, साथ में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उस समय और वर्तमान में भी उस चयन समिति के अध्यक्ष थे। उस समय लोकसभा की अध्यक्ष हुआ करती थी सुमित्रा महाजन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे रंजन गोगोई, और उस समय राष्ट्रपति ने जिन विधि वेता को नियुक्त किया था उनका नाम था मुकुल रोहतगी। उस समय की बात हो रही है, वर्तमान में तो आप जानते हैं के वेणुगोपाल है। तो ये इन लोगों ने नियुक्ति की थी। अब आपको यहां पर एक व्यक्ति नजर नहीं आ रहा, लोकसभा के विपक्ष के नेता। इसके साथ साथ इस पॉइंट को भी पढ़िए, अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण से अवैध नहीं मानी जाएगी चयन समिति में कोई पद खाली। ये देखिए, ये महाशय उस चयन समिति का हिस्सा थे, लेकिन उस चयन समिति की बैठक में उन्होंने भाग नहीं लिया। देखिए, लोकसभा में विपक्ष का नेता उसे घोषित किया जाता है जिसे लोकसभा की किसी सिंगल पार्टी को, विपक्ष की, उसे लोकसभा की कुल सीटों का 10% मिले। 2014 में जब चुनाव हुए थे उस समय बीजेपी को स्पष्ट और विशेष बहुमत मिला था और कांग्रेस को विपक्ष का नेता होने का दर्जा भी नहीं मिला था। और इसी कारण कहा जाता है कि लोकपाल के पद पर नियुक्ति नहीं हो पाई। हमेशा भारत सरकार का यह स्टैंड रहा कि चयन समिति में लोकसभा के विपक्ष के नेता का होना जरूरी है, और वो है नहीं तो हम कैसे लोकपाल की नियुक्ति करें। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा 2017 में, तब उसने कहा कि बेशक 10% सीटें नहीं है,
लोकसभा में जो भी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें रखती है, सिंगल पार्टी, आप उसे विपक्ष का दर्जा दे सकते हैं। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उस समय चयन समिति का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन ये हाथ हिलाकर कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं आऊंगा, तुम अपना कर लो काम। तो ये नहीं आए थे, और पहले लोकपाल अधिनियम में साफ लिख दिया गया है कि अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण अविधि माने नहीं मानी जाएगी कि चयन समिति में कोई पद नहीं है। ठीक, अब खोजबीन समिति क्या होती है, यह भी इसके अंदर जरूरी है। चयन समिति तो आपने समझ ली, खोजबीन समिति क्या होती है? खोजबीन समिति यह होती है कि जो कुछ नामों की रिकमेंडेशन करती है चयन समिति को। देखिए, लोकपाल और सदस्यों के चुनाव के लिए चयन समिति कम से कम 7 प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक सर्च पैनल गठित करते हैं। जो चयन समिति है, सिलेक्शन कमेटी है, जो अभी हमने पढ़ी, वो 7 लोगों का एक सर्च पैनल गठित करती है। और उस सर्च पैनल का काम यह होता है कि लोकपाल किसे बनाया जा सकता है, लोकपाल के सदस्य किसे बनाए जा सकते हैं, उसकी सिफारिश करना। और इस खोजबीन समिति में भी 50% सदस्य SC, ST, OBC, महिलाएं, अल्पसंख्यक के होने जरूरी है। परंतु यह भी ध्यान रखें कि चयन समिति खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर भी विचार कर सकती है। यानी खोजबीन समिति क्या खोज करती है कि किसे लोकपाल का अध्यक्ष, किसे सदस्य बनाना चाहिए। बहुत सारे नाम आते हैं, फिर उन नामों को कहां भेजती है? सिलेक्शन कमेटी के पास। फिर सिलेक्शन कमेटी उन नामों पर विचार करती है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी चाहे तो वो उस नामों के अलावा अन्य नामों पर भी विचार कर सकती है। वेतन भत्ते, अध्यक्ष के वेतन भत्ते सेवा शर्तें वही होती हैं जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की होती हैं। अन्य सदस्यों के वेतन भत्ते वही होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के होते हैं। और याद रखिए, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। बेशक संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। और इनकी नियुक्ति के पश्चात इनमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यहां पर आना चाहिए था अलाभकारी परिवर्तन। अलाभकारी परिवर्तन नहीं है, लाभकारी परिवर्तन तो किया जा सकता है, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब क्या ये लोग रीअपॉइंट हो सकते हैं? तो याद रखिए, लोकसभा के अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, और इसके साथ साथ वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी नियोजन के पात्र नहीं होंगे। लेकिन याद क्या रखना है? निचला पॉइंट, परंतु किसी अध्यक्ष या सदस्य को किसी राजनयिक कार्यभार, किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक, राज्यपाल या ऐसी नियुक्ति की जा सकती है जहां पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर और मुद्रा सहित होती है। लेकिन यह कब होगी? जब किसी अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष से ज्यादा करना हो। तब ऐसी परिस्थिति के अंदर उस व्यक्ति को राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक, इन चीजों में नियुक्ति की जा सकती है। हां, रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी रोजगार के पात्र नहीं होंगे। लेकिन अगर उनका कुल कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं है तो राज्यपाल, प्रशासक या अन्य नियुक्ति की जा सकती है। कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष। लोकसभा के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल या तो 5 वर्ष या फिर आयु 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि अध्यक्ष व सदस्य का पद खाली होने वाला है तो राष्ट्रपति के पास ये बाध्यता होती है कि वो उसका पद खाली होने से 3 महीने पहले ही अध्यक्ष व सदस्य को नियुक्त करने की प्रक्रिया को शुरू करे। अब इन्हें अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया कैसे जाता है? देखिए, लोकपाल कभी भी अपने अध्यक्ष या अपने सदस्यों के खिलाफ शिकायत की जांच नहीं करेगा। भारत का राष्ट्रपति ही लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्यों को हटा सकता है। दिवालिया घोषित होने पर, अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी वैतनिक नियोजन पर लगे होने पर, मानसिक व शारीरिक रूप से असक्षम होने पर। लेकिन तीसरा पॉइंट आपको समझना है कि कदाचार के आधार पर भी हटाया जा सकता है। लेकिन कदाचार के आधार पर तब हटाया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय को संसद के कम से कम 100 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर की गई याचिका, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर दी जाती है, यानी संसद के कम से कम 100 सदस्य हस्ताक्षर कर एक याचिका दें राष्ट्रपति को, और उस याचिका के आधार पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को कहे कि जांच करो कदाचार की,
तब सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और दोषी पाया जाएगा तो उसे हटाने की सिफारिश करेगा, तब राष्ट्रपति उसे हटाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर मान लीजिए कि संसद के 100 सदस्य राष्ट्रपति को याचिका नहीं देते तो क्या राष्ट्रपति स्वयं ऐसा कर सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। जब संसद का मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों के मिलाकर 100 सदस्य राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर के साथ याचिका देते हैं, तब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को जांच करने के लिए कहता है। अब लोकपाल का अधिकार क्षेत्र क्या है, यानी लोकपाल का अधिकार क्षेत्र क्या है? तो याद रखिए कुछ मामलों में प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री भी जांच के दायरे में आते हैं। अब ये प्रधानमंत्री वाला पॉइंट हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है, लेकिन याद रखिए वर्तमान में लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में दायरे में प्रधानमंत्री भी आते हैं। सभी केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा, ग्रुप ए बी सी डी, चारों प्रकार के अधिकारी, भारत के भीतर और भारत के बाहर के लोक सेवक, ये नहीं कि भारत के भीतर के लोक सेवक, भारत का कोई सिविल सर्वेंट भारत के बाहर काम करता है तो वो भी लोकपाल के क्षेत्राधिकार में आता है। सरकार से आर्थिक मदद, सरकार से आर्थिक सहायता लेने वाले ट्रस्ट, सोसाइटी, एनजीओ और उनके निदेशक सचिव भी जांच के दायरे में आते हैं। और ऐसा कोई भी संगठन जो विदेशी संस्थान से, विदेशी सोर्स से 10 लाख रुपए का वार्षिक ग्रांट अनुदान लेता है, वो सब आता है। अब याद क्या रखना है कि न्यायपालिका और सेना जांच के दायरे में नहीं आती, न्यायपालिका और सेना जांच के दायरे में नहीं आती। और दूसरा चीज क्या याद रखनी है कि प्रधानमंत्री जांच के दायरे में आता है। लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर देखिए पहले पॉइंट में यह कहा गया कि किन मामलों में प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच नहीं की जा सकती। अंतर्राष्ट्रीय मामले नहीं की जाएगी, आंतरिक व बाह्य सुरक्षा के मामले नहीं की जाएगी, अंतरिक्ष व परमाणु कार्यक्रम नहीं की जाएगी, सार्वजनिक व्यवस्था के जांच से जुड़े मामले में नहीं की जाएगी। तो ये मामले प्रधानमंत्री, इन मामलों को लेकर अगर कोई शिकायत होती है तो वो लोकपाल इन मामलों में प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच नहीं करेगा। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री की जांच के लिए लोकपाल की पूर्ण बेंच का बैठक होना जरूरी है। पूर्ण बेंच का मतलब एक अध्यक्ष और 8 सदस्य या जितने भी भरे हुए पद हैं उन सब का आना जरूरी है। और फैसला किससे लिया जाएगा? 2/3 बहुमत से। कार्यवाही कैसी होगी? गोपनीय। अगर शिकायत में जांच इस लायक नहीं पाई गई कि भाई कोई मामला था ही नहीं, बेफजूली शिकायत थी, तब उस जांच को, उस कार्यवाही को जनता के सामने सार्वजनिक नहीं किया जाएगा ताकि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा बनी रहे। जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री पर आरोप लगता है कि उन्होंने सांसदों की खरीद फरोख्त की है, तो वो जांच के दायरे में आती है, पूर्ण बेंच बैठेगी, 2/3 बहुमत से फैसला होगा, कार्यवाही गोपनीय होगी। लेकिन जांच के बाद पता लगता है कि ऐसा कुछ था ही नहीं, तब उसे जनता के सामने सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अब लोकपाल की शक्तियां क्या है? लोकपाल की जांच इकाई को एक सिविल न्यायालय के समान शक्तियां मिलती हैं। सिविल न्यायालय यानी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के पावर। इसके पास सीबीआई को जांच करने और ऑर्डर देने का अधिकार है। ये लोकपाल ने यदि सीबीआई के पास कोई मामला सौंपा है तो सीबीआई लोकपाल की आज्ञा के बिना उसे ट्रांसफर नहीं कर सकती। विशेष परिस्थितियों में लोकपाल लोगों की एसेट, संपत्ति, लाभ, इनको जब्त करने का अधिकार भी रखता है जो कि भ्रष्टाचार से पैदा हुई है। लोकपाल किसी पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट, लोक सेवक का ट्रांसफर, निलंबन करने की सिफारिश कर सकता है। भ्रष्टाचार के मामलों में 2 से 10 साल तक की सजा भी दे सकता है। और लोकपाल के मामले में कहा गया है कि उसे 6 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होती है। हालांकि चाहे तो 6 महीने एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन लिखित रूप में देना पड़ता है। लेकिन यह कहा गया है कि लोकपाल को 6 महीने के अंदर अपनी जांच को पूरा करना होगा। इसके साथ साथ लोकपाल विशेष मामलों के लिए विशेष न्यायालयों, विशेष अदालतों का गठन भी कर सकता है। अब शिकायत व अधिकार कैसे होगा? भारत का कोई भी व्यक्ति लोकपाल से शिकायत कर सकता है, चाहे वो भारत का नागरिक है या नहीं। अब शिकायत किस प्रकार से होगी ये लोकपाल तय करेगा। हाँ, किसी ने शिकायत की, वो झूठी निकली तो उसको 1 वर्ष की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाता है। लोकपाल के पास ये शक्ति भी है कि वो भ्रष्टाचार के मामलों को स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। ये नहीं कि कोई शिकायत करे, वो खुद से भी कार्यवाही कर सकता है। अब ये करंट अफेयर्स में क्यों है? देखिए ऊपर लिखा है लोकपाल कंप्लेंट रूल्स 2020। अभी मार्च 2020 के अंदर कोई व्यक्ति अगर लोकपाल के पास कंप्लेंट करना चाहता है तो उसके रूल दिए गए हैं। कौन देगा? डीओपीटी। कौन देगा? डीओपीटी। क्यों डीओपीटी देगा? क्योंकि लोकपाल डीओपीटी के अधीन रहकर अपना काम करता है। अधीन रहकर मतलब उसके ऊपर जो नोडल मंत्रालय है
वो डीओपीटी है। और डीओपीटी किस मंत्रालय के अधीन आता है? कार्मिक मंत्रालय। इसमें क्या क्या कहा गया है? विभाग द्वारा दी सूचना के अनुसार जब भी कोई शिकायत करता है तो उसे अपना एक वैध प्रमाण पत्र देना होता है, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, कुछ ना कुछ देना होगा। अगर कोई विदेशी नागरिक शिकायत दर्ज करता है तो उसे अपने पासपोर्ट की एक फोटोकॉपी देनी होगी। तो इसका मतलब हम लोग याद रखिए, एक नागरिक होने के नाते हमें किस प्रकार से जागरूक रहना है। अगर हमें कोई भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायत करनी है तो हम कर सकते हैं सीधे लोकपाल के पास, बस हमें अपनी आईडी लगेगी। कोई विदेशी नागरिक करेगा तो पासपोर्ट की फोटो लगेगी। इलेक्ट्रॉनिक यानी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, खुद जाकर भी दे सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, डाक के माध्यम से भी दे सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी दे सकते हैं। यदि ऑनलाइन शिकायत दर्ज होती है तब आपको हार्ड कॉपी उस शिकायत की कागजी कार्यवाही 15 दिन के अंदर लोकपाल के पास भेजनी होगी। शिकायत सामान्यतः अंग्रेजी में दर्ज होती है, लेकिन शिकायतकर्ताओं के पास इस बार का प्रावधान है, इस बात की सहूलियत है कि वो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें भी शिकायत कर सकते हैं। ऑनलाइन जो शिकायत होती है वो केवल अंग्रेजी में होती है, लेकिन जो आप व्यक्तिगत रूप से देते हैं, डाक के माध्यम से देते हैं, तो आप 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से किसी में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आरोपी अधिकारियों के खिलाफ साक्ष्य भी देने होते हैं, हलफनामा प्रस्तुत करना होता है कि क्या सबूत है। केवल शिकायत एक कागज पर लिखने से नहीं होगा, आपको सबूत भी देने होंगे। नियमों के अनुसार जांच या अन्वेषण का निष्कर्ष प्राप्त होने तक लोक सेवक की पहचान सुरक्षित की जाएगी। यानी आपने जिस पब्लिक सर्वेंट किसी भी खिलाफ आपने कंप्लेंट की है, जब तक जांच चल रही है यह मामला सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, गोपनीय रखा जाएगा। अगर झूठी शिकायत हुई तो 1 वर्ष तक की सजा या फिर 1 लाख रुपए तक का दंड लगाया जा सकता है। इसे याद रखना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए। देखिए, निर्धारित नियमों के अनुसार लोकपाल पीठ पहले चरण में प्रवेश करने पर शिकायत का फैसला करेगी। सामान्यतः 3 महीने होते हैं उस शिकायत पर विचार करने के लिए, 3 महीने एक्सटेंड भी किया जा सकता है। पूरी जो कंप्लेंट होती है उसमें 6 महीने चाहिए, लेकिन जब प्राथमिक शिकायत होती है तो 3 महीने के अंदर जांच करनी होती है। 3 महीने तक और बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन संपूर्ण लोकपाल पीठ फैसला करेगी, 2/3 बहुमत से फैसला किया जाएगा। और अगर यदि प्रधानमंत्री के विरुद्ध शिकायत दर्ज की जाती है, लोकपाल पीठ उसे खारिज कर देती है, तो लोकपाल पीठ को गोपनीय रखा जाता है, कोई भी स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले को लेकर लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस प्रकार की छूट देना आवश्यक नहीं है। अब याद क्या रखना है? सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम, वायुसेना अधिनियम, तटरक्षक अधिनियम, इसमें आने वाले लोक सेवकों की शिकायत नहीं होगी, क्योंकि न्यायपालिका और सेना दोनों इसके दायरों से दूर रखी गई हैं। ठीक, तो यह था पूरा का पूरा लोकपाल अधिनियम। मेरा यह मानना है कि मैंने आपको शुरुआत से लेकर बिल्कुल वर्तमान तक जो है वो पूरा का पूरा बताया। अब सवाल यह है कि जब पहले से भ्रष्टाचार कानून थे, सतर्कता आयोग थे, तो हम लोकपाल बिल क्यों लाए, लोकपाल कानून क्यों लाए? तो कुछ ना कुछ कमियां थी। सतर्कता आयोग जो था, जो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, वो सांसदों और मंत्रियों की जांच नहीं कर सकता था। भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों के अंदर उस प्रकार के प्रावधान नहीं थे। तो लोकपाल एक विशेष बात है, लेकिन आप देखिए 1809 में स्वीडन में बन गया और हमारे यहां आते आते 2013 में बिल पास हुआ, 2014 में लागू हुआ और 2019 में जाकर लोकपाल की नियुक्ति हुई। ठीक, कल लेक्चर नहीं होगा, संडे को आपका संवैधानिक संस्थाओं पर टेस्ट होगा। 5 बजे तैयार रहिएगा और आगे चलकर फिर मैं लेक्चर शेड्यूल डालूंगा, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।